अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेसन वन जो कि रिकॉर्डेड नहीं था उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेसन वन में हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको कहते हैं। जी, हमारा जो वन अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या चीज़। उस डेफिनेशन को हम मेकअप करेंगे, ये कौन से पार्ट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, के मेन यूजर्स कौन कौन देखते हैं और पर्पस के लिए। हम फिर देखेंगे कि अकाउंटिंग जो है डेवलप हुई उनसे पहले हम किस तरह ट्रेड करते थे और किस तरह चीज़ें रिकॉर्ड करते देखेंगे। बार्टर ट्रांजैक्शन या बार्टर ट्रेड को डिस्कस करेंगे। आईटी के जो लोग हैं वो उन अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंटेंट जैसे वो आईटी के थे तो उनके लिए भी एक क्रिएट की थी कि उन चले कि हम आईटी में क्यों जरूरत पड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। इसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग। फाइनेंशियल का मतलब होता है माली। माली मतलब हो गया कि मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी समथिंग मॉनेटरी वैल्यू हो। और अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब किताब रखना, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो अगर हम इसको कहें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग, अगर इसका नाम को पूरा बोलेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि माली लेन देन जो है उसके रिकॉर्ड रखने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। हमारा डेली रूटीन में चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस नहीं भी कर रहे, तो अपने हम डेली बेसिस पे अपनी माली ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रख रहे होते हैं। लाजमी नहीं हम उसको रिकॉर्ड करें, कॉपी पेन पे लिखें, हमारे दिमाग के अंदर हिसाब किताब हमारा चल रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुबह को आप घर से 1000 रुपये लेके निकलते हैं और शाम को आप आते हैं और आपकी जेब में देखते हैं कि जी आपकी जेब में 200 रुपये पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप शुरू कर देंगे कि जी सुबह मेरे पास 1000 था, कहाँ पे से खरीद काउंटिंग शुरू कर देंगे। मैंने रिक्शा किराया मैंने दिया 100 रुपया, मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी चला गया, जाकर बड़ी बुक्स वगैरह ले ली, 100-200 रुपए की वो ले ली। फिर वहाँ पे लंच के टाइम पे कोई चीज़ खा ली, उसके लिए मैंने पैसे दे दिए। और एंड में क्या हुआ कि रिक्शे का किराया वापसी का मैंने दिया और मैं अब घर पे आया हूँ तो मेरे पास 200 रुपये बचे हैं और बाकी 800 रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं। तो ये अपने जो किया है, ये सारा जो प्रोसेस किया है आपने अपने माइंड के अंदर, ये आपने अकाउंटिंग ही की है। आपने अपने माली ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब किया है कि आज सारा दिन आपने अपने पास जो भी पैसे थे उनको कहाँ कहाँ पे खर्च किया। अगर इसी चीज़ को हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि बिजनेस के अंदर सारा दिन क्या क्या माली ट्रांजैक्शन हुई है, उनको हम रिकॉर्ड करते जाएं, तो ये तो अकाउंटिंग जो है। अब आगे इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं ये क्या है। कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक से तो ये पता चला सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे हमने ऊपर ली थी कि हमने एक 1000 की स्पेंडिंग कर दी है, उसमें हमने जब शाम को बैठ के हम लगा लिया, अच्छा यहाँ पे इतने खर्च कर दिए, यहाँ पे इतने खर्च कर दिए, ठीक है, वो जुबानी हिसाब के लिए तो ठीक है। लेकिन जब हम इसको रिटर्न में लेके आएंगे तो हम किसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, किसी तरतीब के साथ उसको लिखेंगे। आगे डेफिनेशन ये सजेस्ट करती है कि कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माली लेन देन जो है उसको हम मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमारी रिकॉर्ड होने से रह जाए। हम उसको डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए, कंप्लीट हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाए।
और बिजनेस के मुतालिक है pertaining to our business, it also refers to the process of summarizing, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शन। अब समराइज करना क्या होता है? समराइज क्या होता है कि हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन जो एक जैसी होती हैं, जो मिलती जुलती होती हैं, उनको हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर हमसे कोई समरी में हमें मांगे कि हाँ जी बताएं आपने ये पैसे कहाँ पे खर्च किए, तो हम समरी में बता देते हैं कि हमने इतने खर्च किए। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि आप सुबह निकले, रिक्शे का किराया दिया, शाम को आपके जिसने आपको पैसे दिए थे या पॉकेट मनी दी थी, शाम को आपने पूछा जी आज आपका आपने ट्रैवलिंग के ऊपर कितना खर्चा किया, ट्रैवलिंग के ऊपर आपका एक्सपेंसेस कितने थे, तो आप सोचेंगे, सोच के बताएंगे 100 रुपया मैंने रिक्शा किराया जाने का दिया और 100 रुपया आने का दिया। तो लाजमी नहीं है आप ये चीज़ उनका भी खाना अलग अलग में क्या आपका है? तो लाजमी नहीं है कि हम ये चीज़ जो है बताएं कि जी 100 रुपये का जाने का किराया दिया, 100 रुपये का आने का किराया दिया, वैगन के इतने दिए, बस के इतने दिए। लाजमी नहीं हम बताने वाले को ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएं। ठीक है, हम रिकॉर्ड डिटेल में हो सकता है करें, लेकिन डिटेल में बताना जरूरी है। हम समझ बताएंगे कि अच्छा जी मैंने 100 रुपये जाने का, 200 रुपये जी मेरा ट्रैवलिंग का आज का एक्सपेंस मेरा 200 रुपये था। तो हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप की ट्रैवलिंग को एक जगह क्लब करके हमने बता दिया। रिक्शा लिया, बस ली, फिर रिक्शा लिया, फिर बस ली, तो इसमें डिफरेंट पैसे हमारे खर्च हुए, डिफरेंट अमाउंट खर्च हुई। जब कोई हमें ये पूछेगा कि जी ट्रैवलिंग की कॉस्ट कितनी थी आज की, तो हम उसको सबको जमा करके ट्रैवलिंग का ही सिर्फ अमाउंट बताएंगे, बजाय इसके कि हम उनको पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ट्रेल बताएं कि कहाँ कहाँ जो है मीन ऑफ। तो हम क्या करेंगे कि एक ही जैसी ट्रांजैक्शन को समराइज कर देते हैं। दूसरा हम क्या काम करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, एनालाइज करते हैं हम, एक्सक्यूज मी, जी नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग। ये था प्रोसेस का पार्ट है एनालाइजिंग। एनालाइज करना क्या होता है? एनालाइज करना होता है किसी बेंचमार्क के साथ किसी चीज़ को कंपेयर करना। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड है, कोई बजट है, या कोई हमने कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसके साथ कंपेयर करना। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हमने एक दिन एक्सपेंस किया है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस किया है, गए हैं जाके शॉपिंग वगैरह की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, स्टेशनरी खरीदी वगैरह, एक दिन की ट्रांजेक्शन हमने देखी थी। तो अब अगला दिन आया, नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे भी हमने वही सारे काम किए, सारा दिन ट्रैवलिंग की, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे एक्सपेंस हमने अपने सारे किए। शाम को वापस आके फिर अपना हम दोबारा हिसाब किताब किया, दोबारा पता चला कि आज ट्रैवलिंग की एक्सपेंस पहले से कम है या ज़्यादा है। तो बेसिकली हम जो पिछले दिन से आज के दिन के एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि मैंने आज किस अकाउंट हेड में ज़्यादा एक्सपेंस किया है, आज मैंने कौन सी जगह पे ज़्यादा खर्च कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करके हम परफॉर्मेंस अपनी चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे मैंने अपने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिए, खर्चा ज़्यादा कर दिया हो। तो अकाउंटिंग जो है वो उसमें हम समराइज भी करते हैं, एक जैसी ट्रांजैक्शन को सिमिलर जगह पे लिख के इनकी एक समरी भी बनाते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को हम एनालाइज भी करते हैं, यानी अपने बजट के साथ, अपने प्रीवियस डे के साथ, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर भी करते हैं। तीसरी चीज इस प्रोसेस का जो पार्ट है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो हम मेंटेन कर रहे होते हैं, इनको किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लेके आके हम इसको आगे किसी को रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि अगर मैं एक दिन की ट्रांजैक्शन लिखूं, तो अगर मैं तरतीब से लिखूं सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, तो वो हो सकता है ट्रैवलिंग जो मेरी 3 जगह पे आ रही होगी। सुबह मैंने सुबह जो एग्जांपल दी थी, सुबह को मैंने टैक्सी या रिक्शा लिया है, तो वो एक जगह आ गया, उसके बाद दोपहर को मैं कहीं और चला गया हूँ, फिर मैंने टैक्सी और रिक्शा लिया है, वो किसी और जगह पे चला गया, वो भी हो गया। फिर शाम को फिर दोबारा टैक्सी रिक्शा लेके मैं कहीं और जगह पे चला गया। तो ये 3 जगह हैं, इनको जब हम समराइज करके और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हम इसको
एक जगह पे रिपोर्ट करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिपोर्ट करेंगे, तो अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का एक मकसद ये भी होता है कि हमने किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको रिपोर्ट भी करना होता है। तो हमने ये डेफिनेशन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो पूरी हमने समझ ली है, देख ली है कि ये क्या होता है। एक सिस्टमेटिक, एक तरतीब के साथ हम रिकॉर्ड रखते हैं, हम कंप्रीहेंसिव रिकॉर्ड रखते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी के फॉर्म में रिकॉर्ड रखते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरी चीज़ों के साथ, और फिर हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं। और जो नॉलेज हमें ये सारे काम करना सिखाता है, हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने इसको ब्रेकअप दोबारा किया हुआ है प्रोसेस में के अंदर। आइडेंटिफाई करना है हमने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। जो ट्रांजैक्शंस आएंगी, जो इवेंट्स आएंगे, जो हमारे फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे, हमने वो देखना है वो बिजनेस से रिलेटेड हैं या पर्सनल हमारे हैं। उसमें अगर हमारे पर्सनल हैं और उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल थी कि दो दोस्त हैं, एक के पास चॉकलेट्स है, दूसरे के पास मिनरल वाटर है, और दोनों का कोई आपस में बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, दोनों बैठे हुए हैं, एक ने दूसरे को चॉकलेट दे दी और उसने उसको पानी पिला दिया, तो इसको हम ट्रांजैक्शन तो कह सकते हैं कि जनाब लेन देन था, चीज़ें एक दूसरे से हमने एक्सचेंज की हैं, ट्रांजैक्शन हमने की है। लेकिन ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू हो या जिसकी कोई मनी वैल्यू हो जिसको हम रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर एक बंदा बिजनेस के अंदर बैठा हुआ है और कोई दोस्त उसके पास आता है और उसके इंटरटेनमेंट के ऊपर वो एक्सपेंस कोई करता है, उसके खाने के लिए या उसके चाय वगैरह के लिए कोई एक्सपेंस करता है, तो वो चूंकि बिजनेस के अंदर बैठा हुआ है और बिजनेस का पैसा यूज हो रहा है, तो ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो हमने क्या करना है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगी, सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस के पर्पज के लिए है या पर्सनल पर्पज के लिए है। अगर बिजनेस के पर्पज के लिए है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दूसरी चीज हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है, जब भी कोई फाइनेंशियल इवेंट हमारे सामने आएगा तो हमने देखना है कि उस ट्रांजैक्शन की कोई मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। अगर दो लोग हैं वो बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी गुड्स के बदले कोई दूसरी गुड्स ले रहे हैं, एक बंदे के पास गोट है, वो एक गोट देता है और 5 लीटर ऑयल जो है वो उससे ले लेता है दूसरे आदमी से। तो दोनों को, ना उसको अपनी गोट की वैल्यू का इल्म है और ना जो ऑयल दे रहा है उसको अपने ऑयल की वैल्यू का इल्म है। दोनों को अपनी चीज की मॉनेटरी वैल्यू का नहीं पता कि ये कितने की है, कितने रुपए की है, या कितने डॉलर की है, या कितने पाउंड की है। दोनों को मॉनेटरी वैल्यू का नहीं पता। अगर हम चीज़ों को मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई, पहली चीज़ हो गई कि वो जो ट्रांजैक्शन हो वो बिजनेस पर्पज के लिए हो, और दूसरी ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, वो मनी टर्म्स के अंदर, रुपीज़ के अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब तीसरी चीज हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे, हम देखेंगे उस ट्रांजैक्शन के कंपोनेंट्स क्या हैं, उस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें इन्वॉल्व हैं या बैलेंस शीट की चीजें इन्वॉल्व हैं। या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम आती है और एक्सपेंसेस आते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल आता है। तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से लाए हैं। तो आइडेंटिफाई करने के अंदर हम ये तीन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। जी नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइज क्या करेंगे, हम सिमिलर आइटम्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके लिखेंगे, उसको समराइज करना कहेंगे कि हम ये समराइज करेंगे। एनालाइज करेंगे, एनालाइज करना किसे कहते हैं, हम कंपेयर करेंगे बजट के साथ या पिछले साल के साथ या पिछले दिन के साथ या पिछले हफ्ते के साथ। हम एक चीज को जिसको हमने समरी फॉर्म में लिखा हुआ है उसको पिछले दिन की समरी फॉर्म से या पिछले वीक या पिछले मंथ या पिछले साल की समरी फॉर्म से कंपेयर करके देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि उसमें हमें पहले से कम हुआ, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज की रीजन क्या है, वो भी हम उसको एनालिसिस करना कहते हैं। तो ये भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन का पार्ट है। रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन समराइज फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स।
समराइज फॉर्म में हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिखते हैं चीज़ें। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले इनकम आएगी, उसके नीचे हम एक्सपेंस लिख के उसमें से माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स हमारे एक साइड पे लिखेंगे, लायबिलिटीज दूसरी साइड पे लिखेंगे और दोनों को आपस में टैली करेंगे। तो ये चीज़ें हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर उस ट्रांजेक्शन को जब लेके आएंगे तो इसको हम कहेंगे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो ये सारी अकाउंटिंग का काम है और अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग का पर्पज है और अकाउंटिंग के प्रोसेस का पार्ट है। जी, आगे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था। पर्पस ये होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है और रिपोर्टिंग जो है बेसिकली जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उस फॉर्मेट को, जिस फॉर्मेट में हमने रिपोर्ट करना होता है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। वैसे बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली रिपोर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में जो हमने प्रेजेंट करना है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अपने ट्रांजेक्शन को हम प्रेजेंट, हर बंदा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर चीज़ होगी तो हर बंदे को समझ आ जाएगी कि ये इसका पर्पस क्या है, वो दूसरी चीज़ों से इसको कंपेयर कर सकेगा। अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो अगर उसी फॉर्मेट पे दूसरी कंपनी का प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया हुआ होगा तो वो आसानी से देख लेगा कि इस कंपनी ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है या दूसरा वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर एक बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिफरेंट रख रहा है और दूसरा बंदे का फॉर्मेट डिफरेंट है तो उसके लिए उसको कंपैरिजन करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए जो अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने एक फॉर्मेट डेवलप कर दिए हुए हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जो बैलेंस शीट बनेगी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगी ताकि कंपैरिजन में आसानी हो और उस सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके वो बनाए जाए। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं इनके यूजर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ओनर है, बिजनेस का मालिक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है। इसलिए यूज करता है कि उसने अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी होती है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी बढ़ गई है या कम हो गई है। वो ओनर्स जो है सारी बातें अपने बिजनेस को देख रहे होते हैं। दूसरा, क्रेडिटर्स या बैंक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। वो देख रहे होते हैं, बैंक जब उन्होंने लोन देना होता है किसी को, जब उन्होंने किसी को लोन देना होता है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेजर करते हैं कि हम इस बंदे को या इस बिजनेस को लोन दें या नहीं दें। अगर उसका बिजनेस स्ट्रांग है और उसकी कैश जनरेटिंग की एबिलिटी जो है वो अच्छी है तो बैंक उस बिजनेस को लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हो और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। टैक्स डिपार्टमेंट को जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसने टैक्स कैलकुलेट करने होते हैं। वो प्रॉफिट के ऊपर, इनकम के ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट कर रहा होता है तो वो भी जारी बात है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी तो वो टैक्स की कैलकुलेशन में उसको हेल्प देगी। एम्प्लॉइज जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं कि जी बिजनेस इस काबिल है कि उनकी सैलरीज और उनके एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है वो टाइमली पे करने के काबिल है या नहीं है। अगर वो देखेंगे कि बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस है और उनको देर से सैलरीज वगैरह मिल रही हैं और पेबल्स बढ़ते जा रहे हैं और तो वो फिर वो अपनी जॉब स्विच करने के बारे में सोचेंगे कि कंपनी के हालात बेहतर नहीं है। इन्वेस्टर्स, कोई बंदा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पढ़ेगा, उसको देखेगा, एनालाइज करेगा कि इस वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, इसके प्रॉफिट ज़्यादा है या दूसरा कोई और बिजनेस है उसके प्रॉफिट ज़्यादा है। तो वो इन्वेस्टर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। अकाउंटिंग डेवलप कैसे हुई? सबसे पहले तो जब चीज़ें मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं की जाती थी तब बार्टर ट्रेड होती थी। बार्टर ट्रेड कैसे कहते हैं कि हम चीज़ें गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विस या सर्विस के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। एग्जांपल क्या होती थी पुराने ज़माने में या अभी भी गांव में अक्सर ये होता है कि जी जो गांव के मज़ारे या लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पैसे उनको नहीं देते। जो ज़मीन के मालिक होते हैं वो अपने मज़ारों को नॉर्मली पैसे नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, ठीक है जी आप सारा साल काम करें, साल बाद आपको गंदम या कपास के इतने केजी या इतनी बोरियां हम आपको दे देंगे। तो वो सारा साल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बदले में उनको गुड्स मिलती हैं। वो बार्टर ट्रेड था।
वो सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे सारा साल, और साल के आखिर में उनको 20 बोरी या 50 बोरी गंदम जो है, मन गंदम जो है उनको उनके घर में आ जाती है। तो वो था बार्टर ट्रेड, हम उसे कहते थे। अच्छा, और बार्टर ट्रांजैक्शन जो है उसकी डेफिनेशन में हम कहेंगे कि हम किसी एक गुड के बदले में दूसरी गुड्स, यानी कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। किसी के पास 5 kg फॉर एग्जांपल राइस मौजूद है, और वो 2 लीटर कुकिंग ऑयल लेना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, 5 kg और राइस दे देगा उसको, और उससे 2 kg 2 लीटर कुकिंग ऑयल वो ले लेगा। तो ये बार्टर ट्रांजेक्शन है कि हम गुड के जरिए गुड के जगह पे गुड्स को एक्सचेंज कर रहे होते थे। अच्छा, जब ये वाला सिस्टम चल रहा था बार्टर वाला, तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ मेन प्रॉब्लम्स थी। वो क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि गुड्स डिविजिबल नहीं थी, यानी कि गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, हर चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल इसकी हम मैंने एक दी थी कि इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते, एक बंदे के पास काऊ है, गोट है, या कोई इस तरह की कोई लाइव स्टॉक एनिमल है। काऊ की एग्जांपल ले लेते हैं, वो उसके पास काऊ मौजूद है, उसके पास कोई और एसेट मौजूद नहीं है, और कोई चीज उसके पास मौजूद नहीं है। एक गाय उसके पास मौजूद है, और उसने 5 kg ऑयल लेने के लिए जाना है, उसको 5 kg ऑयल चाहिए, उसके पास और कोई चीज है नहीं। तो अब ये उसको बेशक गाय की या काऊ की वैल्यू का नहीं पता, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि मेरे गाय जो है वो महंगी है, और 5 kg ऑयल जो है वो सस्ता है। तो अब वो लेना चाह रहा है उसके पास सिर्फ गाय या काऊ, और उसके बदले में वो 5 kg ऑयल चाह रहा है, तो वो अपनी गाय को पीसेज में डिवाइड नहीं कर सकता कि जिन्हें मैं उसका एक टांग काट के दे देता हूँ कि मुझे 5 kg ऑयल मिल जाए। तो ये चीज़ें जो थी, जिसके बार्टर सिस्टम के अंदर मेन प्रॉब्लम्स में है कि ये एक प्रॉब्लम था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उसके पास 10 kg राइस होते और उसको 5 kg ऑयल चाहिए होता, तो वो क्या करता, वो 5 kg राइस दे के 5 kg ऑयल ले लेता और 5 kg राइस अपने पास रखता। तो ये चीज़ डिवाइड हो सकती थी। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दी काऊ की या इस तरह की कोई चीज़ की, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो ज्यादा वैल्यू की चीज के बदले में कम चीज लेना लेना वो कभी नहीं चाहेगा। दूसरा प्रॉब्लम मेन उसमें क्या था बार्टर सिस्टम में, कि हमें बायर और सेलर फाइंड करने में प्रॉब्लम होती थी। अगर मिस्टर एक्स, मैंने एग्जांपल दी है कि मिस्टर एक्स वो 10 kg राइस लेना चाहता है, बेचना चाहता है, और 5 kg ऑयल लेना चाहता है। अब जो ऑयल है वो मिस्टर वाई के पास मौजूद है, लेकिन मिस्टर वाई को राइस की जरूरत ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो वो ज़ाहिर बात है वो अपना ऑयल उसको नहीं देगा, राइस के बदले में तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी राइस मौजूद है। तो सबसे पहले बायर और सेलर को ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था कि जो विलिंग हो कि वो उसके प्रोडक्ट के बदले में जो उसकी ज़रूरत की प्रोडक्ट है उसको दे सके। तो अगर उसके पास राइस है और उसको ऑयल चाहिए, तो उसको ऐसा बंदा चाहिए, जरूर ढूंढना पड़ता था कि जिसको राइस की ज़रूरत हो और उसके पास ऑयल भी मौजूद हो, ताकि वो उसके बदले राइस दे के ऑयल खरीद सके। तो फाइंडिंग बायर और सेलर के अंदर प्रॉब्लम होता था। तो क्या हुआ, तो फिर जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने करेंसी डेवलप कर ली, मनी मनी या पैसे डेवलप कर लिए, या करेंसी नोट्स या कॉइन्स या सिक्के डेवलप कर लिए। कि ठीक है, सोने के सिक्के पुराने ज़माने में यूज़ होना शुरू हो गए थे सबसे पहले। वो इसलिए कि ठीक है, अगर गुड्स के बदले गुड्स नहीं, बल्कि गुड्स के बदले में या सर्विस के बदले में करेंसी वो दे के जितनी ज़रूरत होती थी, और करेंसी में ये था वो डिवाइड भी हो जाती थी। छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के हैं, जैसे हमारे पास 10 रुपए का सिक्का आ गया है, 5 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है। तो उस डिनोमिनेशन में वो सोने के सिक्के थे, कोई ज़्यादा सोने वाला सिक्का था, कोई कम सोने वाला सिक्का था। तो वो क्या करते थे, फिर उन्होंने बार्टर सिस्टम को खत्म करके करेंसी में डीलिंग शुरू कर दी, और करेंसी में कॉइन्स वगैरह बना लिए। अब जब ये काम हो गया, करेंसी डेवलप हो गई, तो अब चीज़ों का हिसाब किताब रखना आसान हो गया, क्योंकि उनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू थी। अब जो चीज़ें सेल या परचेज होती थी, उनकी कोई, आप किसी रुपीज़ में, किसी टर्म में, गोल्ड में, दिरहम में, दिनार में हम उसको मेजर कर सकते थे। तो अब उन्होंने कहा कि अब हम परफॉर्मेंस और बिजनेस की वैल्यूएशन का, कि किसके पास कितना माल है, या कौन अच्छा कारोबार कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स बनाने शुरू कर दिए, जिसको लेकर अकाउंटिंग आगे डेवलप हुई, और फिर आगे रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम, के रिकॉर्ड किस तरह रखना है, कितना रिकॉर्ड रखना है, और कैसे रिकॉर्ड रखना है, वो उन्होंने बना लिए अकाउंटेंट्स ने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईटी डेवलपर के लिए अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है।
क्या होता है, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट चाहिए होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हमने चीज़ों को लेके आना होता है ताकि आम आदमी भी समझ सके। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, हर कंपनी अपने डिफरेंट तरीके से अकाउंट्स बनाएगी, तो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए बगैर बनाएगी या किसी स्टैंडर्ड को फॉलो किए बगैर बनाएगी, तो वो आपस में कंपेरेबल नहीं रहेंगे, कंपेयर नहीं कर सकेंगे। जब कंपेयर नहीं कर सकेंगे तो हम उसको एनालाइज नहीं कर सकेंगे। तो अब अकाउंटेंट ने एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बना लिया कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह प्रेजेंट होनी है और कौन सी चीज़ कौन सी रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट होनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी एक वॉचर की, हम आगे पढ़ेंगे वॉचर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बनाया है कि फॉर एग्जांपल अकाउंट कोड 5001 है, हमने कैश लिया है, लोन लिया है बैंक से, कैश की शक्ल में कैश ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, 30,000 का कैश ले लिया, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, और लोन का अकाउंट कोड ये है और बैंक को वापस पैसे अदा करने ये हमारी लाइबिलिटी है, और 30,000 का पेएबल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, आगे हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस का कोड ये है, और हमने 5,000 रुपये सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर दिया, और ये कैश जो पे किया उसका कोड ये है, और हमने ये 5,000 की कैश की पेमेंट कर दी। इसी तरह हमने फर्नीचर परचेज किया, तो ये एसेट का कोड ये है, ये फर्नीचर परचेज नरेशन आ गई कि क्या किया है हमने, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया है। अब कैश पे किया है, कैश का कोड ये है, और कैश पेड की अमाउंट। अब ये हमारा एक वाउचर की एक शक्ल मैं कह सकता हूँ कि छोटी एक रफ सी शक्ल है, वाउचर इस तरह का होता है। अब वाउचर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, उसके बाद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये कैश जो है ये कहाँ पे जाना है, ये कैश जो है, अब ये ट्रायल बैलेंस की एक शक्ल है, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट कोड होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। अब पता होगा कि वाउचर से चीज़ें उठ के, वाउचर के टेबल से चीज़ें उठ के इस रिपोर्ट के किस किस हिस्से में जानी है और कहाँ जाके प्रेजेंट होनी है, तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो डेवलपर्स होते हैं या आईटी के लोग होते हैं, उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाजमी होती है कि वो बेसिक समझ लें कि अकाउंटिंग है क्या, इसके अंदर एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, वाउचर क्या होता है, उससे ट्रायल बैलेंस में फिगर्स कैसे उठ के जाती हैं, ट्रायल बैलेंस से फिगर्स कौन कौन सी फिगर उठ के प्रॉफिट लॉस में जाएगी और कौन कौन सी फिगर उठ के बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो इस यहाँ पे हमने देखा कि 30,000 का कैश था, ये कैश यहाँ पे आएगा, 30,000 में से ये कैश इन हुआ था, ये 5,000 और 20,000 कैश आउट हुआ था, 30 में से 20 और 5 माइनस करें तो 5,000 कैश बच गया यहाँ पे। तो ये ये मैंने ग्रीन एरो बना दिए हैं कि ये तीन जगह से उठ के ये अमाउंट आ रही है और नेट अमाउंट आ रही है 5,000 की कैश के सामने। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये ग्रीन मैंने एरो बना दिया कि यहाँ से उठ के ये अमाउंट यहाँ पे आ रही है, डेबिट साइड पे प्रेजेंट होनी है। इसी तरह मैंने बना दिया ये ब्लैक एरो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000 का है तो ये यहाँ से फिगर उठ के यहाँ पे डेबिट साइड पे आनी है। इसी तरह लोन जो है, ये मैंने ब्राउन कलर का एरो बना दिया, लोन की अमाउंट जो है 30,000 है, ये वाउचर से उठ के ये क्रेडिट साइड पे आनी है, और यहाँ पे कोड इसका ये यहाँ से ये वाला कोड उठ के यहाँ पे आना है। तो अगर हमें टेबल्स का, उनके कोड्स का और उनकी लॉजिक का कि कौन सी चीज़ किस टेबल से उठ के किस रिपोर्ट के किस पार्ट में जानी है और कैसे प्रेजेंट होनी है, अगर हमको ये नहीं पता होगा तो हम या अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जो है वो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है पहला लेक्चर। इसके साथ ही हम बिजनेस की किस्में कौन कौन सी होती हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बिजनेस कौन सी किस्म का होता है। जी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी किस्में हैं और बिजनेस कौन कौन सा होता है। अब मेन टाइप्स अगर बिजनेस की क्या लें तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम करेंगे कमर्शियल होता है और नॉन कमर्शियल होता है। कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल का पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। अगर कोई बिजनेस है और उसका मकसद है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है तो वो कमर्शियल है। और अगर वो
कोई बिजनेस ऐसा कोई खोलता है कि उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि कम्युनिटी की हेल्प करना होता है, तो वो नॉन कमर्शियल कहेंगे या उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जैसे एनजीओ होती हैं, अखुवत ट्रस्ट हो गया, यामन फाउंडेशन हो गई। तो इस किस्म की जो चीज़ें, इनका पर्पज जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो वो नॉन कमर्शियल बिजनेस होता है। बिजनेस नहीं कहेंगे बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। तो हम कमर्शियल को डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बिजनेस की टाइप कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर किसी ने सॉरी किसी ने बिजनेस चलाना है, सबसे पहले तो वो सोल प्रोप्राइटर, छोटे लेवल पे कहेंगे तो वो सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, यानी कि अकेला ही बंदा, अकेला बंदा प्रोप्राइटर है, अकेला ही बंदा मालिक है उस बिजनेस का। अगर मैंने कोई जूतों की दुकान बनानी है, कपड़ों की दुकान बनानी है, या मैंने कोई क्लिनिक बनाना है, मैंने कोई किराने की दुकान बनानी है, या मैंने कोई छोटी सी फैक्ट्री लगानी है और अकेले ही मालिक को मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, तो मैं नॉर्मली सिलेक्ट करता हूँ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि मैं अकेला ही मालिक हूँगा और मैं ही बिजनेस को रन कर रहा हूँ। दूसरी टाइप जो है वो पार्टनरशिप होती है। ये भी स्मॉल स्केल पे होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पार्टनरशिप बना के बिजनेस कर लेते हैं और बिजनेस वो चला रहे होते हैं। अच्छा, और तीसरी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। इसमें क्या होता है कि प्रोमोटर्स होते हैं, वो प्रोमोटर्स जो हैं वो मिलके कंपनी के शेयर्स बना लेते हैं और शेयर पब्लिक को भी दे देते हैं कि लोग, जिस और में भी लोग ने अपना शेयर डालना है वो भी लोग आ जाएं और वो भी कंपनी के शेयर परचेज करके बिजनेस के कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करें और वो भी हिस्सेदार बन जाए। तो ये 3 मेजर टाइप हैं बिजनेस शुरू करने की, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की। आप अपने इर्द गिर्द नजर डालेंगे तो आपको बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर जो स्मॉल लेवल पे सोल प्रोप्राइटर नजर आएंगे। पार्टनरशिप भी आपको पता होगा कि जी दो बंदों ने मिलकर कोई दुकान डाली है, कोई शॉप या कोई फैक्ट्री लगा ली है, तो वो दो पार्टनरशिप हो गई। और जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने अक्सर देखा होगा, ये प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है या तो ये जिनके साथ लिमिटेड का वर्ड लग जाता है, ये नॉर्मली जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और जितने चाहे वो डिफरेंट सिनेरियो में जितने चाहे अपने मेंबर्स वो ऐड या लेस कर सकती है। अब सोल प्रोप्राइटर की करेक्टरिस्टिक क्या है? अब सोल प्रोप्राइटर जो है वो पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि वो अकेला बंदा होता है जो मालिक होता है, 1 पर्सन ओनर होता है। दूसरा क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक की, इजी टू एस्टैब्लिश, ये आराम से बनाई जा सकती है। मैंने कोई बिजनेस करना है, मैं कहीं पे जाके किराए पे दुकान लूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, मुझे किसी से कोई लीगल फॉर्मेलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें कोई शेयरिंग और प्रॉफिट लॉस नहीं होती, जाहिर बात है मैं अकेला मालिक हूँ, जो पैसे लगाए हैं वो मेरे हैं और कोई नफ़ा होगा या नुकसान होगा उसका मैं ही मालिक हूँ। ईजी टू क्लोज, जब चाहूँगा मैं मालिक मकान को उसका रेंट पे करूँगा, दुकान खाली कर दूंगा, अपना बिजनेस ईजी टू क्लोज है, मैं बंद कर दूंगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अगर खुदा ना खास्ता मैंने लोगों से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था अपना और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, तो अब लोग जो है, मैं भाग नहीं सकता, लोग मेरे ऊपर अगर केस करेंगे, मुझे सू करेंगे, तो मेरे जो पर्सनल एसेट है, मेरा घर, गाड़ी, बंगला जो भी है, वो भी मैं बेच के भी उन लोगों का पैसा अदा करने का जिम्मेदार हूँ। मेरा पर्सनल एसेट, मेरे जाती घर भी मेरा जो है वो मेरे बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए, लोन अदा करने के लिए लायबल है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदे के जो पर्सनल एसेट हैं वो भी लायबल होते हैं, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा क्या है कि टैक्स रेट थोड़ा सा कम होता है, और फ़ायदा क्या है इसका कि इसमें रेगुलेशन, लॉ और रूल रेगुलेशन कम अप्लाई हो रहे होते हैं। दूसरा बिजनेस की टाइप थी पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनर बन जाते हैं और अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। इसके अंदर भी क्या है, 2 और मोर पर्सन ओनर होते हैं, लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं दो बंदे के, जिन हम 50-50 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें भी हमारा आधा आधा शेयर होगा, या हमारा किसी ने 60 रुपए दिए हैं, किसी ने 40 दिए हैं और 100 रुपए से कारोबार शुरू किया है, तो वो 60-40 की रेशियो से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो शेयर हो जाएगा। इसका एक फायदा क्या है, इजी टू एस्टेब्लिश है, आराम से दो बंदे कोई भी चाहे आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें और करके शेयरिंग और प्रॉफिट लॉस, जारी बात है जो दोनों पार्टनर हैं उनके दरमियान उनकी एग्रीड रेशियो से उनका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इजी टू डिसॉल्व, जब चाहेंगे दोनों पार्टनर चाहेंगे तो अपना खत्म कर सकते हैं बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये सेम है कि जैसे सोल प्रोप्राइटर है, उसी तरह पार्टनरशिप में अगर आपने लोन लेके, कर्जे लेके बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो दोनों पार्टनर्स के पर्सनल एसेट भी बेच के कोर्ट जो है वो आपका लोन अदा करने के लिए तैयार होगी और वो करेगी।
अच्छा, लेस टैक्स रेट, इसमें भी टैक्स रेट रहता है, रूल्स रेगुलेशन इसमें भी कम होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसकी होती है सिंगल मेंबर कंपनी होती है, अकेला बंदा मेंबर होता है, वो मेंबर बन के कंपनी बना सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर होते हैं जो शेयर परचेज करके कंपनी का मालिक बनते हैं, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 7 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। और इनके शेयर जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी के शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहते हैं। कोई भी बंदा चाहे तो पैसे देके उसका मालिक बन सकता है, चाहे वो एक 10 रुपए का एक शेयर भी ले ले तो वो मालिक काउंट हो जाएगा, और कंपनी जो भी डिविडेंड या मुनाफा डिक्लेयर करेगी उसका वो 10 रुपए के हिसाब से जितना उसका बनता होगा उसको प्रॉफिट उसका मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। ये डिफरेंस, ये बेनिफिट है कंपनी का। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो सॉरी, कंपनी के जो अगर लोन्स हैं, अगर लोन लेते ही है कंपनी, तो जो मालिक होगा उसके पर्सनल एसेट लायबल नहीं है। ये इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ है, इसके डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी अगर लोन लेती है बैंक से और कंपनी जो है लॉस में चली जाती है तो, और लोन पे नहीं कर पाती, तो मेंबर से नहीं पूछा जाएगा। मेंबर के घर, गाड़ी, बंगला, कोई चीज कोड मेंबर्स के या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उस नंबर ऑफ शेयर जितने उन्होंने खरीदे हुए हैं या जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे ज्यादा अमाउंट कोर्ट उससे नहीं मांग सकती। अगर अगर एक बंदा है, कंपनी के अंदर 100 रुपए का बिजनेस है और 10 मेंबर हैं और सबके पास 10-10 रुपए के शेयर हैं 10, तो 100 शेयर हो गया, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी को लॉस हो गया और लोन लिया हुआ है, तो एक मेंबर है उसके पास 20 शेयर मौजूद थे, तो उसके 20 रुपए डूबेंगे, उसके घर, गाड़ी, बंगला, पर्सनल एसेट जो है वो बेच के कोर्ट लोन पे नहीं करेगी। तो ये इसका बेनिफिट होता है। इसमें नुकसान क्या है, टैक्स रेट हाई होते हैं, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है, मोहर होती है जो उसके उसमें लगती है, हर डॉक्यूमेंट पे लगती है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स, की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, कि बिजनेस के करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, किस फॉर्मेट में हम बिजनेस कर सकते हैं। आगे बिजनेस कौन कौन सा किस्म का होता है, वो सर्विसेज बिजनेस हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि सोल प्रोप्राइटर है, वो क्या कर सकता है, वो 3 किस्म के बिजनेस कर सकते हैं। वो सर्विसेज बिजनेस कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर है, डॉक्टर है, बनाएगा या हॉस्पिटल बनाएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर जारी बात है उसके पास बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को बेच रहा है। तो वो क्या करेगा, एक सोल प्रोप्राइटर है, वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, वो सर्विसेज बिजनेस कर रहा है। कौन कौन से बंदे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो ये सब लोग जो है अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं, तो ये सर्विसेज का बिजनेस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सोल प्रोवाइडर है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस भी कर सकता है। ट्रेडिंग क्या होती है, हम बनी बनाई चीजें, फिनिश्ड गुड्स जो होती हैं, बनी बनाई चीजें हम परचेज करते हैं और उनको रीसेल करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस भी कर सकता है। उसमें क्या है, शू शॉप है, फ्रूट शॉप है, क्लॉथ शॉप है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, तो हम ट्रेडिंग कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लेबर हायर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, फिर सेल करते हैं। जैसे हम शू की फैक्ट्री लगा लें, हम क्या करेंगे, चमड़ा खरीदेंगे, चमड़े से ऊपर डाई करेंगे, डाई करने के बाद लेबर हायर करेंगे, उसको कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद हम उसके शूज़ बनाएंगे और उसको बेचेंगे। टेक्सटाइल में हम रुई खरीदेंगे, उससे धागा बनाएंगे, धागा बना के हम उसको वीविंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे और फिर हम कपड़ा बेचेंगे, या कपड़ा आगे आगे मजीद सूट बना के कपड़े, स्टिच कपड़े बना के बेचेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल मिल है, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की टाइप है। तो ये 3 किस्म के बिजनेस हैं, सर्विसेज, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। और ये काम सोल प्रोवाइडर भी कर सकता है। यही तीनों काम अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स भी मिलके कर सकते हैं। सर्विस बिजनेस में पार्टनरशिप में 2 डॉक्टर हैं, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की और क्लिनिक खोल लिया, तो ये सर्विस बिजनेस है, लेकिन पार्टनरशिप है, लेकिन ये सर्विसेज का बिजनेस है। 2 लोग हैं,
मिल के उन्होंने जूतों की या कपड़ों की दुकान खोली, सेल परचेज की, बना बनाया खरीदेंगे, बना बनाया बेच देंगे, तो है पार्टनरशिप, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिंग का। इसी तरह दो पार्टनर हैं, दोनों ने मिलके शू की फैक्ट्री बना ली, मैन्युफैक्चरिंग, अब वो है पार्टनरशिप लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। इस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो भी इन्हीं तीनों बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। हमारा लेसन 1 जो है वो कवर हो गया होगा इसके अंदर। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल के अंदर क्या फ़र्क है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आज मेरे ख्याल पहले लेसन के लिए इतना ही काफ़ी है।